वैसे चलेगा जैसे मेरे भाई ने कहा था। उसकी बहन को इन्होंने निशाने इबरत बनाया, मार दिया उसको तारीख राहों में। हमारी मां मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, उसके साथ भी यही किया। लियाकत अली खान के साथ भी वही किया। शेख मुजीब के साथ लड़ाई की, उसका मैंडेट छीन लिया, मुल्क दो टुकड़े हो गए। पड़ गई ठंड जनरल याया के सीने में, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। उस दौर में भी बहुत सारे ऐसे बिकाऊ बाल सहाफी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बैठ के सब अच्छा लिख रहे थे, जो रोजाना बैठकर कहते थे इनका मैंडेट नहीं है, कीड़े मकोड़े, भुट्टो ने कहा सूर के बच्चे हैं। ये सारा कुछ हमने सुना, तारीख का हिस्सा। पाकिस्तान ही तोड़ दिया इन्होंने अपनी ख्वाहिशात में। बेनजीर को मार दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो जो बूट पॉलिश कर करके आया था, एक वक्त आया जब उसने पॉलिश छोड़ी, उसको भी कत्ल कर दिया। तो इनका सिर्फ अपना जाती मफाद है, सिर्फ अपना जाती मफाद है, और अपने मफाद के लिए किसी भी लेवल तक ये जाते हैं। जो कहानी शुरू की थी ना अयूब खान ने, वो कहानी चलती है। याया खान, ज़ियाउल हक, जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा, आज आसिम मुनीर, वो एक लेगेसी चल रही है, उसको आप समझिए। इधर भी एक कहानी चल रही है, कायदे आजम, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर, इमरान खान, दोनों तरफ लेगेसी चल रही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर, बट ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, लेकिन वो एक बड़े जबरदस्त साइंटिस्ट थे। उन्होंने बल्कि कुछ अच्छे काम और भी किए। तो दोनों तरफ और बहुत सारे मजीद कैरेक्टर्स भी आए, बेशुमार मजीद कैरेक्टर्स भी आए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए सब लोग तालियां बजाएं। बहुत सारे और कैरेक्टर भी है। नवाबजादा नसरुल्लाह का नाम आप नहीं भूल सकते, और बेशुमार कैरेक्टर हैं जो डेमोक्रेसी के लिए खड़े हैं। उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की। जावेद हाशमी आप नहीं भूल सकते। जावेद हाशमी के बहुत पंगा होगा पीटीआई के साथ, रहा भी। जब पीटीआई फौज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात एंजॉय कर रही थी, तो हाशमी साहब उस वक्त इस इख्तलाफ पे अलग हो गए थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए। तो ये दो अलग अलग पोल्स हैं। एक पोल में आपका जाबिर, वो अपने आप को परवान चढ़ाता हुआ एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया, और उसकी नई शक्ल आपको नजर आती है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दूसरी तरफ भी ये बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गए कि इमरान खान। अब ये दोनों अपनी एक्सट्रीम पे पहुंचे, या आपके पास रास्ता बचता ही नहीं। या तो आप इधर खड़े होंगे इमरान खान के साथ, या आप इधर खड़े होंगे आसिम मुनीर के साथ। ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान, ये कुछ नहीं बेचते इस सारे खेल के अंदर। दे आर नथिंग। आज ये मुल्क एक आर्मी चीफ के बगैर है। मैं और साबिर भाई बात कर रहे थे, आज आर्मी चीफ ही कोई नहीं था। आज के दिन नोटिफिकेशन एक चाहिए था, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। नोटिफिकेशन हो भी जाएगा। नवाज शरीफ को ऐसा जर्नैल नहीं मिलना, क्योंकि इससे पहले जर्नैलों ने बड़ा जुल्म किया जर्नैलों ने, लेकिन हमारे घरों में नहीं घुसी। बहनों, बेटियों, बहुओं और माओ पे उन्होंने हाथ नहीं डाला। लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि हम ये होता हुआ देख रहे हैं। हमने देखा ये अब घरों के अंदर घुसे, लोगों के बेडरूम्स के अंदर घुसे, और वहां जाकर इन्होंने फस्तायत जबर किया। बच्चों को टॉर्चर करके उनकी वीडियोस उनकी माओ को दिखाई इन्होंने। बहुओं को और बेटियों को उठाकर इन्होंने एमएनए से वोट मांगे हैं। इस लेवल तक कोई आदमी जा नहीं सकता। तो नवाज शरीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बेहतर आदमी नहीं मिलेगा। तो ये सौदेबाजी में डिले हो सकता है मेरी दानिश में, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जानी। हाल क्या है? ये यूरोपीय यूनियन ने भी आवाज उठाई सोहराब बरकत के बारे में। हम सबके बारे में वो आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन हम लोग आवाज उठाने में इकट्ठे नहीं होते। प्रॉब्लम ये है, मैं पाकिस्तान में था ना, तो मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रेवल किया। मेरे घर वाले तो थे नहीं। जब मैंने दोबारा काम शुरू किया तो इन्होंने मुझे धमकाया था कि या तो तुझे जान से मारेंगे या तेरी फैमिली उठा लेंगे। और मैंने दोबारा काम शुरू किया, जब अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की ताकत दी, मैंने सबसे पहले अपनी फैमिली को मैंने कहा जाए यहां से। किधर जाए? मैंने कहा दुनिया अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, यहां से जाए
अल्लाह हमें रिज़्क देगा। अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, आप छोड़े पाकिस्तान को, यहां से जाएं। मैंने फिर अपना काम करना है। बहुत समझाया मुझे लोगों ने, दोस्तों ने, आपकी जमात के लोग हैं, उन्होंने भी समझाया मुझे कि आप ना करें, बस आपने अपनी लड़ाई लड़ दी, खान साहब बस करें। मैंने कहा जी लड़ाई खत्म ही नहीं हुई, लड़ाई तो लड़ दी लेकिन खत्म ही नहीं हुई। तो जब तक खत्म नहीं होती, जब तक अल्लाह हमें हौसला देता, जब तक अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता, तब तक तो लड़ सकते हैं ना। मैंने अपने घर वालों को कहा, मैंने कहा मैं मेरे पंगे में पड़ जाऊंगा, मैंने कहा आप लोग जाएं ताकि मैं खुल के अपना काम करूं। मैंने काम शुरू किया और फिर मैं पूरा पाकिस्तान घूमता रहा, कभी पहाड़ों पे, खैबर पख्तूनख्वा में, कभी गिलगित बल्तिस्तान में, कभी सिंध में, कभी बलूचिस्तान में, कभी पंजाब में, कभी इस्लामाबाद में, अलग अलग जगहों पे मैं अपना टाइम गुजारता रहा। मैंने 1 साल लोगों से बेशुमार मुलाकातें की, बहुत लोगों से मैं मिला। तमाम लोग एक बात के ऊपर कन्विंस कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में सियासतदानों से बड़ा किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। सियासतदान तो ना 3 में ना 13 में बेचारे, ना ये 3 में है ना ये 13 में है। इनको तो बेचारों को पकड़ के लाके यहां बिठा देते हैं, इधर बैठ जाते हैं, उधर अपोजिशन में बिठा देते हैं, वहां बैठ जाते हैं, इधर इख्तिदार दे देते हैं, वो वहां बैठ जाते हैं। ये तो बेचारे ना बोल ही नहीं सकते, किसी की वीडियो है, किसी की फाइल है, किसी की कोई और कमजोरी है, किसी की फैमिली से ब्लैकमेल करते हैं, किसी के कारोबार से ब्लैकमेल करते हैं। तो सियासतदान कुछ नहीं बेचते, असल पाकिस्तान के ऊपर जो माफिया है वो पाकिस्तान का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने हर चीज को कैप्चर किया हुआ है। जब तक आप ये मुट्ठी नहीं खोलेंगे होगी, जब तक आप पाकिस्तान को उनसे आजाद नहीं करवाएंगे, तब तक मसला हल नहीं होगा। और हर आदमी ये बात समझता है, हर आदमी को ये बात पता है। हम जाते थे ना पब्लिक में, तो हम देखें, मैं 20 साल होने वाले हैं, मैं यही काम कर रहा हूं। 2006 में मैंने फैसला किया मैं जर्नलिस्ट बनूंगा, 2026 आने वाला, 20 साल हो। साबर भाई को इससे ज्यादा टाइम हो गया। हम जहां पे भी पहले जाते थे, लोग हमें क्या कहते थे, की बनेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन था कि सर बनेगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। पिछले 3-4 साल में अब लोग हमें ये नहीं पूछते कि क्या होगा, लोग हमें बताते हैं कि कौन जिम्मेदार है, किसने किया है और किस तरह ठीक होगा। पाकिस्तानियों को कम से कम ये पता है कि करना क्या, लेकिन उसके लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे। हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि बांग्लादेश में इनकलाब आया, वो कौम है, तो पाकिस्तान में नहीं आएगा क्योंकि ये कौम नहीं है। आपको भी कहते होंगे लोग आपके आसपास, नहीं पाकिस्तानी नहीं कुछ कर सकते, और ये कोई कौम है, और नहीं ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये आप रोज सुनते हैं। नहीं नेपाली तो कौम थे ना, बंगाली भी कौम थे, नहीं वो बड़ी अच्छी कौम है, श्रीलंकन, वो भी इनकलाब लेकर आ, पाकिस्तानी कौम नहीं। ये आपको बार बार कहते हैं, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि आपके दिमागों में ये बात पक्की तरह बिठाई जाए, पाकिस्तानियों से बेहतर ये कौमें नहीं है। आपको मार खाते हुए कितना अरसा हुआ साबर भाई? इनको 3-3.5 साल हुए अभी तो, नहीं तब नवी मार बैठी ना। 3.5 साल आपको हसीना वाजिद 15 साल से मार रही थी। 15 साल के बाद वहां पे वो तब्दीली आई जिसका सारे इंतजार कर रहे थे। ऐसे प्लेट में रख के थोड़ी देगा आपको, मार खानी पड़ेगी, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और जब आप ये सोचेंगे कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का हूं, मुझे ये लीडर पसंद है, ऐसे नहीं होगा। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैंने इमरान खान के लिए मार नहीं खाई, मैं एक चपेट भी ना खाता उसके लिए, मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई। मैंने पाकिस्तान के लिए मार खाई। आप सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन यूनिफाइड होकर लड़नी पड़ेगी, एक साथ निकलकर लड़नी पड़ेगी। कल जब आप लोगों का इक्तदार आ जाएगा तो आप लोग तो हुकूमत लेने जाएंगे, कोई ये वाला होता, कोई वो वाला होता, कोई कहेगा मुझे ये बनाए वो बनाए। हम कहां जाएंगे पता? मैं और साबिर भाई नौकरी ढूंढने जाएंगे। हम दोबारा अपनी नई सीवी निकालेंगे, उस सीवी के आखिर में लिखेंगे कि हम 4 साल जिला वतन भी रहे हैं। मैं भी लिखूंगा मैं जबरी तौर पे लापता रहा हूं, जिला वतन भी रहा हूं,
फिर अपनी सीवियां हम दफ्तरों में देंगे, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन ये कितना लंबा होगा ये फैसला मैंने और आपने मिलकर करना है। अगर तो हम इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं तो फिर बारी बारी निकलो। मैं सहाफियों को 2022 से एक बात कह रहा हूं कि बारी बारी सबकी बारी, सबको मार पड़े, एक भी नहीं बचेगा। याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी नहीं समझ रही, ये वो लोग भी नहीं समझ रहे कि बारी बारी सबकी बारी, सबको मार पड़ेगी, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके मफाद के सामने जब जब जो आएगा ये उसको कुचल देंगे। जब मुझे मार पड़ रही थी ना तो बहुत सारे हमारे दोस्त खुश हो रहे थे, यार चंगा हो गया, पकड़ा गया। कई लोग जो है वो इसलिए खुश थे कि अब ये पकड़ा गया जनाब, चलो हम अपनी दुकान चलाते हैं। कई लोग इसलिए खुश थे कि ये इसका बयानिया हमसे मैच नहीं करता, अच्छा हुआ पकड़ा गया। मेरी अपनी बरादरी के लोग बहुत खुश थे, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। याद रखिएगा, सच क्या चीज है। सच जो नहीं सुनता ना, वो पहले बड़े वाले सच के पीछे जाता है, फिर उससे छोटे वाले सच के पीछे आता है, और आखिर में वो सबसे छोटे सच को भी कुचल देता है। ये जो पांव आप उठा देंगे उस जगह पे वो अपना पांव रख देंगे और फिर आपको दोबारा वहां पे पांव नहीं रखने देंगे। लिहाजा आपको एक कदम पीछे नहीं हटना, हिम्मत के साथ खड़े रहना, इनका मुकाबला करना, इनको शिकस्त देनी। और ये नामुमकिन तो नहीं है, ये कोई आसमान से उतर के आए। मुझे आप ये बताएं, आपने वो लोग हाथ खड़े करें जिनके रिश्तेदार फौज में, करो हाथ खड़े, वो कितने सारे हैं भाई, अब हाथ नीचे करें। ये फख्र वाली बात है, बुरी बात नहीं है। वो हम में से, हम उनमें से नहीं। वो 5-7 लाख लोग हम में से हमारे अंदर से निकल कर गए। हम तय करेंगे उन्होंने क्या करना है। वो हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। वजह यह है कि हम हैं मालिक, हमारे पास है ओनरशिप, हमारे पास है आइन की ताकत, उसको ये पेमाल कर रहे हैं। आइन का क्या हुलिया इन्होंने बिगाड़ दिया। अभी 27वीं आईनी तरमीम पे अक़वाम मुत्तहिदा ने आवाज उठाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, बेड़ेगर कर दिया पकड़ के आइन का आपने। पाकिस्तान में इस वक्त ये जो पिछले 4 साल में हुआ, इसके बाद हमने क्या खोया, चंद लाइनों में मैं आपको बता देता हूं। आज पाकिस्तान में बिल्कुल इस्तेहकाम नहीं है। किसी को भरोसा नहीं है कि मैं 4 पैसे लगा के कोई दुकान खोलूंगा तो कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन सरमायाकारी अब हो रही है। 50-51 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह, महंगाई अपने उरूज पे, बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। सरकारी आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं 5300 अरब की करप्शन आपको सिर्फ आईएमएफ ने एक बताई है, और ये वो है जो आपने आईएमएफ को बताई है। और सवाल एक और कोई पूछता ही नहीं, पाकिस्तान का मीडिया पे बात ही नहीं करता कि ये जो 5300 अरब है ये कौन सा, ये आईएमएफ को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बताया ये हमने रिकवर किया है। अगर रिकवर किया है तो है कहां, देखिए ना कहीं तो पार किया होगा ना ये पैसा। 5300 अरब आप कह रहे हैं आपने रिकवर कर लिया, करप्शन जो हुई आपके दौर में, ये पैसा आपने कहां रखा, कहीं तो कौमी खजाने में तो नहीं है, किसी तो कौन खा गया, ये सवाल पाकिस्तान में आप बैठ के नहीं पूछ सकते। वो आपको रोजाना शाम को एक कर्नल फोन करता है दफ्तर में, वो ये कहता है कि आज ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये मेहमान आएगा, ये मेहमान नहीं आएगा। मुझे टीवी चैनल्स के मालिकान ने फोन किए, इमरान साहब आप एक वादा करें। मैंने कहा जी क्या, जब भी आपको मौका मिलेगा आप हमारे टीवी चैनल पे आके काम करेंगे, आप वादा करें। तो मैंने कहा अभी करवा लो। कहते जी अभी एनओसी नहीं है। एनओसी एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, सर्टिफिकेट होने चाहिए कि जी इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब पाकिस्तान की जर्नलिज्म को चलाएंगे जर्नैल, पाकिस्तान की मईशत को चलाएंगे जर्नैल, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हर चीज को, पाकिस्तान की दाखिला खारजा तमाम पॉलिसी अगर जर्नैल चलाएंगे तो बाकी पाकिस्तानी क्या करेंगे।
ये अपने कंट्रोल में सियासतदानों को लेना पड़ेगा। मैं बार बार एक बात करता हूं कि नवाज शरीफ, जरदारी, सारे सियासतदानों के साथ बैठ के भी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वापस बॉर्डर पे भेजा जा सकता तो ये घाटे का सौदा नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि अगर सारे चोर डाकू इकट्ठे होकर एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार में वापस भेज दें तो क्या ये घाटे का सौदा है? एक दफा खत्म करें ये ड्रामा। मैं मौजूद था जमान पार्क में। काजम अली खान साहब को आप जानते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। वहां पे इमरान खान साहब को ना 3 बहुत सीनियर लोग मिलने आए, उनमें एक सुहेल बड़ाई साहब भी थे। इन्होंने आके इमरान खान साहब को कहा जी को बातचीत करना है। ये 2022 की बात बता रहा हूं। इमरान खान साहब ने डेलिबरेटली हमें बुला लिया था, हम भी जाके बैठ गए उस मीटिंग में। मैं था, काजिम खान साहब थे, एक और जर्नलिस्ट थे, और वो 3-4 जर्नलिस्ट जरदारी को और नवाज शरीफ को मिलकर आए थे। उन्होंने आकर कहा कि जनाब कोई रास्ता निकाले, खान साहब आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान ने उस दिन 4 चीजों के ऊपर हामी भरी कि मैं किसी के साथ भी बैठ जाऊंगा, नवाज शरीफ, जरदारी, किसी को भी बोले मैं बैठ जाऊंगा। नंबर 1, इमरान खान ने कहा कि फौज को सियासी किरदार खत्म करने के लिए अभी बैठ जाते हैं, मैं उसके लिए राजी हूं। नंबर 2, पाकिस्तान में मईशत का एक ऐसा मीसाक आप कर लें कि उसके बाद कोई भी उस पर सियासत ना करे, मैं उसके लिए भी राजी हूं। नंबर 3, इमरान खान ने कहा था कि इलेक्शन का एक ऐसा सिस्टम बना लें, एक ऐसा सिस्टम बना लें इलेक्शन का कि जिसके तहत आइंदा कभी भी कोई एतराज ना करे कि यह इलेक्शन जाली हुआ। नंबर 4, यही पंगा पड़ गया। इमरान खान ने कहा जी एहतसाब का भी एक निजाम बना लें ताकि आइंदा कोई चोरी ना करे, आइंदा कोई चोरी ना करे। ये वाली जब बात इमरान खान साहब ने की तो काजिम खान साहब बैठे थे, उन्होंने मेरे कान में कहा, कहते बस खत्म हो गई गल। अब करप्शन का मामला मेरे ख्याल में ये उससे बड़ा मामला हो चुका है कि पाकिस्तान पे बार बार मिलिट्री का कंट्रोल। हमें पहले जमहूरियत बहाल करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कोई पाकिस्तान में पैसा वैसा नहीं लेकर आएगा। लोग पाकिस्तान को इन्होंने पिंजरा बना के रख दिया है।